प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद, और यदि उनके माता पिता और गार्जियन देख रहे हैं तो प्यार भरा नमस्कार। जहां तक मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के बैनर से आप जान चुके होंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, लेकिन एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। मैं अभय वर्मा पिछले 17 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मैंने बहुत सारे स्कूल टॉपर से लेकर बोर्ड टॉपर्स तक को दिया है। लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा फेस की है, कुछ स्टूडेंट जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है केमिस्ट्री में, यदि वो हमारे पास आते हैं तो उनको समझाने में या उनके साथ चलने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण अलग से उनको हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्लासेस देनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सीक्वेंशियल लेक्चर बनाया जाए, जिससे ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाए और उनका केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हो। और मेरी गारंटी है कि यदि हमारा सीक्वेंशियल लेक्चर कुछ दिनों का होगा और छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे 10 से 15 मिनट के एक लेक्चर, और आप यदि इस लेक्चर्स को देखते हैं कुछ दिनों तक, हमारी श्योरिटी है कि आप कहीं से भी अपने आप को केमिस्ट्री में कमजोर नहीं पाएंगे और आप कहीं भी आप अपना परफॉर्मेंस केमिस्ट्री में देंगे तो एक अलग अलग लेवल का होगा, ये श्योरिटी है। ओके, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बेटा यदि बात करें, आप लोग केमिस्ट्री में जान रहे हो कि केमिस्ट्री की शुरुआत होती है एटम से। सारी केमिस्ट्री एटम्स का खेल है भाई। ओके, अब ये एटम्स कहाँ हैं, कैसे हैं, इसकी शुरुआत करते हैं हम मैटर से। ओके, यानी हम सारी केमिस्ट्री एटम्स के इर्द गिर्द ही चलती है और एटम्स के बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ये कैसे वर्क करता है, कैसे ये हमारा एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करते हैं, सारी चीजें। लेकिन शुरुआत हम लोग करते हैं मैटर से, क्योंकि मैटर में ही सारे एटम्स हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं। तो वी नो दैट कि मैटर आपने पढ़ा होगा। मैटर, व्हाट इज मैटर? तो आपने पढ़ा होगा कि एनीथिंग हैविंग स्पेस एंड मास, यानी हैव स्पेस एंड मास, यानी कोई भी चीज जिसमें स्पेस और मास हो वो क्या है, मैटर है। कोई भी चीज, जस्ट लाइक ये मार्कर, हमारी बॉडी, ये बोर्ड, ये वॉल, ईच एंड एवरीथिंग हमारे क्या भाई मैटर है। ओके, अब कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, ठीक है भाई, इन सारे मैटर ने स्पेस कवर किया और मास भी है। स्पेस कवर करने का सेंस आप जान रहे हो कि एक जैसे जस्ट लाइक ये मार्कर है, तो इसने एक अपना इन्वायरमेंट में अपना क्या है भाई, एक जगह को कवर किया है। ओके, और इसको यदि हम वे करें, इसका वेट करें, तो कुछ ना कुछ इसमें वेट यानी मास आएगा, कुछ ना कुछ इसमें भारीपन है। तो ऐसी कोई भी चीज हमारे पास मैटर, यानी सारी चीजें जो जनरली आसपास हम ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीजें मैटर है। अब हम बात करते हैं किसी भी मैटर की, तो मैटर पहली चीज एक जाननी पड़ेगी कि मैटर कोई भी हो, कोई भी, ठीक है। सपोज है एक लकड़ी का टुकड़ा ही हमने उठाया, क्लियर, या चाक का ही टुकड़ा उठाया, तो ये मैटर है। और इन मैटर के अंदर यदि हम बात करें तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कोई भी मैटर एज अ होल नहीं होता, सारे मैटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हम बात करते हैं ना, यही हमारे पार्टिकल्स एटम से बने होते हैं, ठीक है। तो एटम आप कह सकते हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की यूनिट है, यानी ये जो पार्टिकल्स हम बात कर रहे हैं ये पार्टिकल्स ही एटम से बने होते हैं। और एटम इतने छोटे होते हैं कि ये हम नेकेड आई से एज वेल एज पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्लियर, बहुत छोटे होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर होते हैं ये। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो मैं बात कर रहा हूँ ये एटम से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ये कितने एटम, तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो मैं बात कर रहा हूँ ये वन एटम से भी बना हो सकता है इन पार्टिकल में एक ही एटम हो सकता है इन पार्टिकल में 2 एटम हो, क्लियर, हो सकता है इन पार्टिकल्स में 3 एटम हो एंड सो ऑन। कोई जरूरी नहीं है कि ये पार्टिकल्स में 1 एटम होंगे कि 2 होंगे, ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। जैसे सिंपल सी बात कर रहे हैं, हम आयरन की रॉड लेते हैं, आयरन की रॉड यदि लें
तो आयरन की रॉड में जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, ये एक एटम आयरन के एटम से बने होते हैं, ठीक है। और हर एटम का एक सिंबल होता है, फिलहाल हम लोग आगे देखेंगे। अभी मैं बात करूं आयरन के एटम का जो सिंबल है ये Fe है। तो यहाँ पर एक Fe यानी कि आयरन के एटम से सिर्फ होंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे एक ही एटम से मिलकर बने हैं। लेकिन वहीं पर बात करें जस्ट लाइक ऑक्सीजन गैस, एक कंटेनर में भर लिया हमने, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस यदि मैं बात करूं तो यहां भी हमारे पार्टिकल्स हैं, क्लियर है। लेकिन ये पार्टिकल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये ऑक्सीजन के दो दो एटम से मिलकर बने, O2 एंड सो ऑन। यानी ऑक्सीजन O ऑक्सीजन एटम का सिंबल होता है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स में क्या है, दो दो एटम का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने भर लिया है किसी में, तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स CO2 होंगे, CO2 एंड सो ऑन। ओके, तो हम कह सकते हैं मैटर, कोई भी मैटर है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल ही फर्दर इतने स्मॉल होते हैं कि हम इसको नेकेड आई से कभी नहीं देख सकते भाई, कभी नहीं देख सकते। ओके, और ये पार्टिकल्स फर्दर एटम से मिलकर बने होते हैं। यानी सारी कहानी हमारी एटम पर टिक जाती है कि सारे मैटर जो हमारे आसपास हैं अल्टीमेटली इनके अंदर पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स किससे बने, एटम से बने हैं। तो हमारा सारा कंसंट्रेशन आता है एटम्स पर। तो अब हम शुरुआत करते हैं एटम की। एटम क्या है और ये कैसे वर्क करता है और इससे केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है। ओके, तो यदि हम बात करें एटम की, तो यदि बात करें पहले के एंशिएंट टाइम्स की, तो एटम्स के बारे में किसी को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन ने कुछ रिएक्शन के थ्रू, कुछ हमारे प्रोसेस ऑब्जर्व करके ये दिया था कि यार किसी भी एटम, किसी भी मैटर के अंदर, ठीक है, किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाए तो उसके अंदर एक ऐसा स्मॉलेस्ट पीस मिलेगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और यही एटम है। जैसे सिंपली एक कागज ले लो, कागज को फाड़ते जाए, एक बार मैंने फाड़ा आधे पर से, फिर फाड़ा आधे पर से, फिर फाड़ा, तो कागज को फाड़ते फाड़ते एक ऐसे स्मॉलेस्ट पीस पर हम पहुंचेंगे जिसको फर्दर मैं नहीं फाड़ सकता, और वही सबसे छोटी चीज एटम है। क्लियर, ये डाल्टन ने कहा था। और ये डाल्टन का कहना था कि एटम्स क्या है भाई, इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल मतलब इसको अनडिवाइडेड, मतलब एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें मालूम चला नहीं भाई, एटम के अंदर तो कुछ पार्टिकल्स हैं, जरूरत पड़ने पर इनको अलग अलग किया जा सकता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा डाल्टन का, यानी ये जो डाल्टन ने ये दिया था, ये बाय डाल्टन दिया गया था, डाल्टन, कि एटम्स इंडिविजुअल है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया भाई, बाद में फेल हो गया, क्योंकि मालूम चला कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि एटम के अंदर यार फर्दर कुछ पार्टिकल्स हैं। ओके, तो अब एटम यदि हम बात करते हैं तो ये मालूम चला एटम के अंदर फर्दर कुछ पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें से 3 पार्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन है, जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। तो एटम के कह सकते हो कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब मेन पार्टिकल्स। ये 3 पार्टिकल कौन कौन से हैं? पहला इलेक्ट्रॉन, E- से इसको सिंबल दे सकते हैं। दूसरा है प्रोटॉन, P से इसको सिंबलाइज कर सकते हैं। और तीसरा है न्यूट्रॉन, स्मॉल n से सिंबलाइज कर सकते हैं। तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम जान लें कि ये कहां कैसे रहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, हमारी मेन चीजें शुरू हो जाएंगी। तो हम बात करते हैं इन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो ये रहते कहां पर हैं और किस तरह से रोल प्ले करते हैं, अब इसी की बात करते हैं भाई। तो किसी भी एटम, यानी कोई भी एटम हम उठाते हैं, तो उस एटम में सेंटर में एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा सा, क्लियर है, बहुत छोटा होता है, और यहां पर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनके बाहर चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। अभी हम बात करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो मैंने कहा कि एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इनके चारों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैं बात कर रहा हूं ना कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही नहीं रैंडम प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनेट कुछ हमारे सर्कुलर पाथ होते हैं। सर्कुलर पाथ मतलब सर्कुलर रास्ते, इसी में ये घूमते रहते हैं। कुछ सर्कुलर हमारे पाथ होते हैं, इसी में घूमते रहते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये फर्स्ट नंबर का पाथ है, सेकेंड नंबर का है, थर्ड नंबर है। यहाँ देखो, यहाँ रिंग, जैसे यहाँ पहले ही मैं क्लियर कर दूं, यहाँ ये मत सोचना कि ये रिंग लाइक कोई स्ट्रक्चर है, रिंग नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमने की ये जगह है गोल गोल, जिसको मैंने एक सर्कल से दिखाया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इन सर्कुलर पाथ में, और इन सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट और शेल, या एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। ओके, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दिख नहीं रहा है, चलो भाई मैं नीचे लिख देता हूं। इनको क्या बोलते हैं भाई, ऑर्बिट और शेल। सॉरी, क्या बोलते हैं भाई, ऑर्बिट और शेल। ओके, इनको बोलते हैं। अब यही ऑर्बिट या शेल इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में, जब पहले किया नेमिंग करो, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट नंबर का ऑर्बिट, ये सेकंड नंबर का ऑर्बिट, ये थर्ड एंड सो ऑन। इस तरह फोर्थ नंबर का ऑर्बिट, इस तरह से हमारे डिफरेंट ऑर्बिट्स रहेंगे। ओके, इन ऑर्बिट्स को हम क्या है भाई, के एलिमेंट शेल से भी कॉल करते हैं। यानी फर्स्ट को से स्टार्ट करेंगे के अल्फाबेट से, देन उसके आगे एल, एन, एन, यानी फोर्थ शेल को एन शेल बोल सकते हो, एंड सो ऑन। तो इनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शेल बोला जाए, या के एलिमेंट शेल बोला जाए। ये हमारे डिफरेंट ऑर्बिट्स एटम के पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऑर्बिट्स कुछ है नहीं भाई, ऑर्बिट्स एक जगह है, खाली जगह, जहां पर इलेक्ट्रॉन आके घूमना चालू कर देंगे। समझ रहे हो? तो किसी एटम में ऑर्बिट की लिमिट नहीं होती है। ये मत सोचना कि किसी एटम में इतने ऑर्बिट हैं। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन यदि हम डालते जाए तो और आकर बाहर घूमते रहेंगे, मतलब बाहर जगह बनाकर वो घूमना शुरू कर देंगे, हम कहेंगे वो कि नया ऑर्बिट या शेल है। ओके, तो ये हमारे डिफरेंट होगा। अब यही हमारे इलेक्ट्रॉन्स के रहने की घर है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का घर क्या है भाई, ये ऑर्बिट या शेल है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं में रहते हैं। अब एक बहुत कॉमन सी, बहुत छोटी सी सेंस है, जैसे छोटे से घर में कम लोग रह सकते हैं, बड़े से घर में ज्यादा लोग रह सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर ये सबसे छोटा ऑर्बिट या सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का घन कौन सा है, फर्स्ट है। क्लियर है? तो इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे फर्स्ट वाले में, उससे ज्यादा इसमें रहेंगे, उससे ज्यादा इसमें रहेंगे, उससे ज्यादा इसमें रहेंगे। तो यदि आपको जानना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑर्बिट में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हमें निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो ये हम निकाल सकते हैं 2n² के फॉर्मूले से, जहां पर n क्या है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। शेल के नंबर को हम n कह रहे हैं। ओके, ये चीज है। तो जस्ट लाइक यदि जैसे मुझे मानना है कि फर्स्ट सेल में, यदि जस्ट लाइक मैं यदि यहां बात करता हूं इन फर्स्ट सेल, फर्स्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो मैं फॉर्मूला यूज करूं 2n², n क्या है, नंबर ऑफ शेल। तो मैं फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, तो 2 × 1² यानी सॉल्व करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसी तरह यदि मुझे निकालना है इन सेकेंड सेल इलेक्ट्रॉन कितने रह रहे हैं, तो अगेन फॉर्मूला 2n², लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या है, 2 है,
तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह थर्ड शेल में हम निकाल सकते हैं, फोर्थ शेल में जितना शेल नंबर हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने उसमें आ सकते हैं। तो ये हमारी एटम की कहानी यहाँ सिंपल सी शुरू होती है। एटम, मैंने कहा ना कि चीजें बहुत कॉन्सेप्ट बहुत डीप में है, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं एक बेसिक चीजों से, जिसमें बहुत छोटे से लेवल से हम शुरू करके बहुत हाई लेवल तक चलेंगे। तो ये एटम की कहानी है कि बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और उनके चारों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल में रहते हैं। ओके, और इन शेल क्या है, इलेक्ट्रॉन के घर है। तो जैसे छोटे घर में कम लोग रह सकते हैं, वैसे ही छोटे घर में कम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बड़े शेल में या बड़े घर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब एक हम बात करते हैं, एक बेसिक चीज पहले समझ लेते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि एटम में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, क्लियर है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। लेकिन एटम को जो ओवरऑल देखा जाता है तो एटम यार कोई चार्ज शो नहीं करता। तो कोई चार्ज नहीं शो करता तो ये श्योर है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव रहे होंगे, तभी सारे चार्जेस कैंसिल आउट हो जा रहे हैं और वो शो नहीं कर रहा है। तो किसी एटम में यदि मैं बात करूं, किसी एटम में मैं कहूं कि 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन यानी 10 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब तो यहां पर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होंगे। ओके, तो जितने न्यूट्रॉन का नंबर बदल सकता है, अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन यार सिंपली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात पहले करते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और एटम को पूरा हम चेक करते हैं, इस पर कोई चार्ज हमें नहीं मिलता। तो कोई चार्ज नहीं मिलने का मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने निगेटिव भी प्रेजेंट है, जिसके कारण कोई चार्ज हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, किसी भी एटम में। तो इसी तरह किसी दूसरे एटम की मैं बात करूं, यहां पर मैं कह रहा हूं कि 6 प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव, तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। इसके बाद डिफरेंट शेल में, अभी हम बात करेंगे कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, लेकिन ये भी सिंपली कर सकते जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। और इन प्रोटॉन के नंबर को, इन प्रोटॉन के नंबर को हम एक वर्ड यूज करते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आज के बाद आपको दिमाग में रखना है कि एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे किसी भी एटम में। ओके, तो ये हमारा यहां तक का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर को देखेंगे। ओके, और फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफरेंट शेल में अरेंज हैं। तो अभी सिर्फ इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग फर्स्ट लेक्चर में आप देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यूएशन फॉलो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।